नमस्ते। आज हम विज्ञान के सबसे दिलचस्प विषयों में से एक पर बात करने जा रहे हैं, प्रकाश यानी लाइट। नमस्ते। हमारे पास कक्षा 10 की एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 9 पर आधारित कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्सों को, मतलब परावर्तन और अपवर्तन को आसान तरीके से समझना। ये वाकई एक मजेदार विषय है, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो प्रकाश की वजह से ही तो है। बिल्कुल। इन नोट्स की शुरुआत भी एक बहुत अच्छी तस्वीर से होती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे लेंस प्रकाश की किरणों को या तो एक जगह इकट्ठा कर सकता है या फिर फैला सकता है। हाँ, मैंने देखा। यही एक तरह से इस पूरे अध्याय का निचोड़ है, प्रकाश के रास्ते को मोड़ना और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले प्रकाश के सबसे बुनियादी व्यवहार से शुरू करते हैं, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है। आसान भाषा में कहें तो जब प्रकाश किसी चीज से टकरा कर वापस आता है। मुझे याद है स्कूल में पढ़ाया जाता था कि इसके दो बहुत ही सरल नियम हैं। हाँ, और ये नियम बहुत ही सहज है। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इक्वल्स एंगल R, ये तो याद है। जी, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक दीवार पर सीधी गेंद फेंकते हैं तो वो सीधी वापस आती है। अगर आप उसे तिरछा फेंकते हैं तो वो उसी कोण पर दूसरी तरफ निकल जाती है। प्रकाश भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अच्छा। जिस एंगल पर वो किसी सतह से टकराएगा उसी एंगल से वापस लौटेगा। और दूसरा नियम? दूसरा नियम और भी सरल है। वो कहता है कि आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण और सतह पर जो 90 डिग्री के काल्पनिक सीधी रेखा हम बनाते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। हाँ, नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन या एक ही सतह पर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किरण आए तो स्क्रीन पर और टकराकर कमरे की छत की तरफ चली जाए। सब कुछ एक 2D सतह पर होता है। ठीक है, ये तो हुई समतल सतह की बात, जैसे एक आम शीशा। पर क्या होता है जब सतह घुमावदार हो, जैसे एक चम्मच? वहां तो सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये ऐसे दर्पण हैं जिनकी सतह सपाट न होकर मुड़ी हुई होती है। अगली बार जब आप खाना खाएं तो चम्मच में अपनी शक्ल जरूर देखिएगा। हाँ बिल्कुल। तो चम्मच का अंदर वाला हिस्सा जो धसा हुआ होता है, वो है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, उन्हें कन्वर्ज करता है। और चम्मच का बाहरी उभरा हुआ हिस्सा? वो है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, उन्हें डाइवर्ज करता है। अच्छा, तो मतलब एक किरणों को फोकस करता है और दूसरा उन्हें बिखेरता है। पर इन दर्पणों से जुड़ी कुछ खास शब्दावली भी है, जैसे फोकस, वक्रता केंद्र। ये सब क्या है? सुनने में बड़े भारी लगते हैं। इन्हें आप दर्पण की एनाटॉमी या बनावट समझ सकते हैं। सोचिए कि हर गोलीय दर्पण एक बहुत बड़े काल्पनिक कांच के गोले का हिस्सा है। ठीक है। उस गोले का जो केंद्र था उसे हम वक्रता केंद्र या C कहते हैं, और दर्पण की सतह का जो बिल्कुल बीच का बिंदु है उसे ध्रुव यानी P कहते हैं। और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा? उसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आता है मुख्य फोकस, F। अवतल दर्पण में जब सीधी किरणें आकर टकराती हैं तो वो परावर्तन के बाद इसी एक बिंदु पर मिलती हैं। सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है। और उत्तल दर्पण में? वो तो किरणों को फैला देता है। सही कहा। उत्तल दर्पण में किरणें फैल जाती हैं, लेकिन अगर हम उन फैली हुई किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वे दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई लगती हैं। वही उसका फोकस होता है। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि फोकस बिंदु F हमेशा वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के ठीक बीच में होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। R = 2F। वाह, ये तो काफी काम का शॉर्टकट है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन दर्पणों में किसी चीज की छवि यानी इमेज कहाँ और कैसी बनेगी, ये कैसे पता लगाते हैं? नोट्स में किरण आरेख बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं। हाँ, और ये खेल के नियम जैसे हैं। आपको किसी भी वस्तु की छवि का पता लगाने के लिए सिर्फ 2 नियमों की जरूरत पड़ती है। ये बहुत आसान है। पहला नियम तो मुझे लगता है फोकस की परिभाषा ही है। जो किरण सीधी यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। बिल्कुल। और दूसरा नियम इसका ठीक उल्टा है।
अगर कोई किरण फोकस से होती हुई दर्पण पर पड़ेगी तो टकराने के बाद सीधी हो जाएगी। तीसरा नियम बड़ा अजीब है। जो किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है वो टकराकर उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। ऐसा क्यों? बाकी किरणें तो मुड़ रही हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? कोण बनाती है, यानी लंब होती है। अच्छा। तो जब प्रकाश की किरण C से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वो सतह पर 90 डिग्री पर टकराती है, और जैसा हमने गेंद वाले उदाहरण में देखा था, जो चीज सीधी टकराती है वो सीधी ही वापस आती है। समझ गया। और चौथा नियम तो परावर्तन का पहला नियम ही है कि अगर किरण सीधे ध्रुव P पर टकराएगी तो जिस कोण से आई थी उसी कोण से निकल जाएगी। एकदम सही। तो इन चार में से कोई भी दो किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर छवि बनेगी। बिल्कुल। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि छवि सीधी बनेगी या उल्टी, बड़ी बनेगी या छोटी, और वास्तविक होगी या आभासी। अच्छा, अब सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर लोग फंसते हैं, गणित और वो प्लस माइनस के चिन्ह, जिसे चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन कहते हैं। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? और बहुत ही आसान तरीका है। आप दर्पण को ग्राफ पेपर का केंद्र यानी ओरिजिन मान लीजिए, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। बस ठीक है। अब जो भी चीज उस केंद्र यानी ध्रुव के दाईं ओर या मुख्य अक्ष से ऊपर है वो पॉजिटिव यानी प्लस, और जो भी बाईं ओर या नीचे है वो नेगेटिव यानी माइनस। अरे वाह! तो इसका मतलब वस्तु को हम हमेशा बाईं तरफ रखते हैं तो वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव होगी। हमेशा। और अवतल दर्पण का फोकस असल में बाईं तरफ होता है तो उसकी फोकस दूरी f भी नेगेटिव होगी, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दाईं ओर दर्पण के पीछे होता है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। ये नियम याद रख लिया तो आधे सवाल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल। और इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला भी है, दर्पण सूत्र 1v + 1u = 1f। ये देखने में बहुत सरल है पर असल में ये ऑप्टिक्स की दुनिया का एक सुपर पावर है। सही कहा। और छवि कितनी बड़ी बनेगी इसके लिए आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, m = -v/u। अगर m का मान 1 से ज्यादा है तो छवि बड़ी है, 1 से कम है तो छोटी। और प्लस माइनस का भी कुछ मतलब होता है। हाँ, अगर m नेगेटिव है तो छवि उल्टी है और वास्तविक है। अगर m पॉजिटिव है तो छवि सीधी है और आभासी है। बेहतरीन। तो ये तो हुई बात जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर वापस आ जाता है, पर तब क्या होता है जब वो किसी चीज के आर पार निकल जाता है, जैसे पानी या चश्मे के शीशे से? क्या वो तब भी सीधा ही चलता है? नहीं, और यहीं से हमारा दूसरा बड़ा विषय शुरू होता है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। मुड़ जाता है? क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की रफ्तार अलग अलग होती है। अच्छा, तो इसका रफ्तार से लेना देना है। बिल्कुल। आप अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरह से किसी रास्ते का ट्रैफिक जैम समझ सकती हैं। हवा मतलब खाली हाईवे, जहां प्रकाश की रफ्तार सबसे तेज होती है। पानी मतलब शहर की सड़क, जहां रफ्तार कम हो जाती है। और हीरा मतलब पीक आवर का ट्रैफिक, जहां प्रकाश की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, प्रकाश उसमें उतना ही धीमा चलेगा और उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। तो जब किरण हवा मतलब कम ट्रैफिक से कांच मतलब ज्यादा ट्रैफिक में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। एकदम सही पकड़ा। और जब कांच से वापस हवा में निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बिल्कुल। और इस मुड़ने का भी एक नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये साइन I और साइन R के अनुपात से जुड़ा है, जो हमें बताता है कि किरण ठीक कितना मुड़ेगी। और अपवर्तन की इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम लेंस में करते हैं, है ना? हाँ, लेंस और कुछ नहीं बल्कि कांच के ऐसे टुकड़े हैं जिन्हें खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वे प्रकाश को हमारी जरूरत के हिसाब से मोड़ सकें। फिर से ये दो तरह के होते हैं और ये दर्पणों की तरह ही काम करते हैं। उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, वो अवतल दर्पण की तरह किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। जी, इसीलिए उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस, जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, वो उत्तल दर्पण की तरह किरणों को फैला देता है। हाँ, इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। हमारे चश्मों से लेकर कैमरा और टेलीस्कोप तक सब इन्हीं दो तरह के लेंसों के खेल पर आधारित है। लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के नियम भी दर्पण जैसे ही हैं क्या? लगभग वैसे ही। पहला नियम,
सीधी आने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम, फोकस से आने वाली किरण लेंस से गुजरने के बाद सीधी हो जाएगी। और तीसरा? बस एक तीसरा नियम नया और बहुत आसान है। जो किरण लेंस के बिल्कुल बीच वाले बिंदु यानी प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी, वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। मतलब इसमें भी किसी छवि का पता लगाने के लिए कोई भी 2 नियम इस्तेमाल कर सकते हैं? और इसका भी अपना फॉर्मूला होगा, है ना? हाँ, और चिन्ह परिपाटी भी वैसी ही है। बस सारी दूरियां लेंस के केंद्र O से नापी जाती हैं। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र से थोड़ा सा अलग है। यहाँ 1v - 1u = 1f है। अच्छा, दर्पण में प्लस था, यहाँ माइनस है। ये छोटा सा बदलाव बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल, और आवर्धन के फॉर्मूले में भी एक बदलाव है। यहाँ m = vu है। दर्पण की तरह माइनस का चिन्ह नहीं है। इन छोटे छोटे अंतरों को याद रखना बहुत जरूरी है। सही कहा। और लेंस से जुड़ी एक और खास बात है उसकी क्षमता यानी पावर। हम सुनते हैं ना कि चश्मे का नंबर प्लस में है या माइनस में, वो असल में लेंस की क्षमता ही है। तो लेंस की क्षमता का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा मोड़ने की ताकत रखता है। जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होगी, वो किरणों को उतना ज्यादा मोड़ेगा और उतना ही ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। अच्छा। इसका फॉर्मूला है P = 1f और इसे डायोप्टर D में मापा जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि क्षमता निकालते समय फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की नेगेटिव। अब समझ आया कि चश्मे के नंबर प्लस माइनस में क्यों होते हैं। बिल्कुल। अब अंत में इन दोनों दर्पणों के कुछ मजेदार उपयोगों पर नजर डालते हैं। टॉर्च, गाड़ियों की हेडलाइट, यहाँ तक के डेंटिस्ट जो छोटा सा शीशा इस्तेमाल करते हैं, उन सब में अवतल दर्पण होता है। क्योंकि वो प्रकाश को एक जगह फोकस कर सकता है। हाँ, या एक शक्तिशाली बीम बना सकता है। और गाड़ियों के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा चीजों की सीधी और छोटी छवि बनाता है। इससे ड्राइवर को अपने पीछे का बहुत बड़ा एरिया एक छोटे से शीशे में दिख जाता है। अगर इसकी जगह समतल दर्पण होता तो सिर्फ पीछे वाली एक कार ही दिखती। उत्तल दर्पण से पूरी सड़क दिख जाती है। ये तो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें, परावर्तन मतलब प्रकाश का टकरा कर लौटना, और अपवर्तन मतलब आर पार जाते हुए मुड़ जाना। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस किरणों को फैलाते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और इन्हीं दो सरल घटनाओं को समझकर हम प्रकाश की अद्भुत दुनिया को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन पर। हमने इसके सभी मुख्य नियमों, सूत्रों और उपयोगों को एक कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझा। और अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। अगली बार जब आप पानी के ग्लास में एक पेंसिल डालें तो वो मुड़ी हुई क्यों दिखती है, या आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है? सोचिएगा, इन दोनों के पीछे भी आज चर्चा किए गए यही नियम काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।